नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। विद्यार्थी मित्रों, इसके पहले हमने मानव भूगोल में देखा कि मानव भूगोल होता क्या है, मानव और भूगोल के साथ संबंध क्या है, मानव किस तरीके से भूगोल के साथ संबंध स्थापित करके अपना कार्य करता है, अपना जीवन चलाता है, अपने रोजमर्रा के कार्य करता है और अपना जीवन धरती पर स्थापित करने का प्रयास करता है। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में मानव भूगोल के अध्ययन के अभिगम। मानव भूगोल के अध्ययन के अभिगम मतलब कि कुछ ऐसे भूगोलवेत्ताओं ने अपनी परिभाषा दी, अपनी थियरी दी कि मानव ये भूगोल के साथ किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से रहता है, किस तरीके से अपना जीवन यापन करता है और किस तरीके से कई जगह प्रकृति मानव पे हावी है तो कई जगह मानव प्रकृति पे हावी है। वो किस तरीके से और कौन से भूगोलवेत्ताओं ने अपनी अपनी परिभाषा, अपनी अपनी थियरी दी, वो आज हम जानने जा रहे हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है निश्चयवाद, नियतिवाद या डिटर्मिनिज्म। अब नियतिवाद, ये आप जो शब्द है इसमें नियति, ये शब्द से आपको समझ आ गया होगा। नियति मतलब ऐसा जो हमारे वश में ना हो। जैसा कि हमारे साथ अगर कुछ भी होता है तो हम बोलते हैं, कुछ भी गलत होता है, सही होता है तो हम ये बोलते हैं कि ये हमारी नियति में रहा होगा, ये हमारे नसीब में रहा होगा, इसके लिए हुआ, ये हमारी किस्मत में होगा, इसके लिए ऐसा हुआ। तो मानव जो है वो कई बार ये शब्द का उपयोग करता है क्योंकि मानव हमेशा प्रकृति पे आधारित रहा है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति ने उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाला है। तो नियतिवाद में यही हुआ, निश्चयवाद में यही हुआ कि मानव ने प्रकृति को हमेशा हल्के में लिया, लेकिन प्रकृति ने हमेशा मानव को ऐसी ऐसी जगह पे घाव दिए, ऐसी ऐसी जगह पे झंझोल दिया है कि मानव हमेशा बैक फुट पे चला गया है। जैसे मैं आपको बताऊं कि समुद्र के किनारे कई बार आप देखते हो जो मछुआरे रहते हैं वो अपना जीवन शांति से जीते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो भरोसा है, उनका जो रोजमर्रा है, उनका जो जीवन है वो नियति के भरोसे चलता है। क्योंकि कभी भी बारिश के सीजन में ज़्यादा बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए तो उनको स्थानांतरण करना पड़ता है। मतलब उनका जो जीवन है वो वहाँ पे स्थायी रूप से टिका हुआ नहीं है। ऐसे ही पहाड़ी प्रदेशों में भी अगर हम देखें तो पहाड़ी प्रदेशों में भी कई बार भूस्खलन होता है या बर्फबारी ज़्यादा हो जाती है, तब उसके वजह से वो लोगों को वहाँ से स्थानांतरण करना पड़ता है। मतलब कि वो नियति पे आधारित हैं, अगर प्रकृति चाहेगी तो वैसा उनसे करवाएगी, प्रकृति जैसा करना चाहे वैसा वो लोगों से करवा सकती है। मतलब ये हुआ नियतिवाद जो मानव के वश में नहीं है, मतलब प्रकृति के आधार पर चलती है, प्रकृति जो चाहे वो मानव को करवाती है, वो होता है नियतिवाद। मतलब कि वो मानव के वश में नहीं होता है। अब नियतिवाद से रिलेटेड कई भूगोलवेत्ताओं ने अपनी अपनी परिभाषा दी। इसमें हिप्पोक्रेटस, एरिस्टोटल, हेरोडोटस, स्ट्राबो ये मेन भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने ये बताया कि मानव ये प्रकृति से जुड़ा हुआ प्राणी है, लेकिन प्रकृति का प्रभाव हमेशा इनको पीछे कर देता है। प्रकृति इनको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाती है, जिसके वजह से ये नियतिवाद का जो ख्याल है वो देखने को मिला कि नियतिवाद अगर है तो ही मानव स्थायी है। मानव हमेशा अगर ये सोचे कि मैं एक जगह स्थायी रह लूँ या हाँ एक आसान जीवन जी लूँ तो वैसा नहीं होता है, हमेशा प्रकृति ने इनको प्रभावित किया है। तो ये है नियतिवाद। नियतिवाद में हुआ क्या कि नियतिवाद जब था तब टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं थी। आज जो टेक्नोलॉजी है, आज जो हम आधुनिक काल में जी रहे हैं, पहले वैसा नहीं था। विज्ञान ना होने के कारण नियतिवाद का जो ख्याल है वो बहुत तेज़ी से विकसित हुआ। तेज़ी से विकसित होने के कारण लोगों ने प्रकृति को ही सब कुछ मान लिया। जैसे बारिश के सीजन में पहले क्या होता था कि बारिश होगी तो ही फसल होगा, मतलब कि प्रकृति पे आधारित है। अगर भगवान ने चाहा, नियति ने चाहा तो बारिश होगी, फसल होगी और वो अपना अनाज या खाना खाएंगे। तो पहले इस तरीके से चलता था। लेकिन नियतिवाद में टेक्नोलॉजी, विज्ञान ना होने के कारण नियतिवाद खूब तेजी से चला और ये चारों राइटर्स के बाद एलन सैम्पल और एल्सबर्ग हेंडिंगटन ने इनकी थियरी को आगे चलाया। इनकी थियरी को 20वीं सदी तक, 1911 तक इन्होंने फिर से रन किया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नई नई तकनीक आई, वैसे वैसे लोगों का ख्याल जो है वो
नियतिवाद से आगे बढ़ा। वो कौन सा वाद में आगे बढ़ा वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसके बाद हम देख लेते हैं एक भूगोलवेत्ता हुए फ्रेडरिक लिप्ले। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने तीन चीज़ों को, नियतिवाद में तीन चीज़ों को मेन पॉइंट में रखा, बीच में रखा। पहला है स्थान, दूसरा कार्य और तीसरा समाज। स्थान मतलब कि व्यक्ति जो स्थान पे रहता है उसका पर्यावरण उसको उस तरीके से प्रभावित करता है। मतलब कि जैसे मैंने बताया समुद्र के किनारे अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसका जो स्थान है, उसका स्थान पर्यावरण उसको प्रभावित करेगा, और पर्यावरण प्रभावित करेगा तो उसका कार्य भी उस तरीके से होगा। मतलब कि पर्यावरण जिस तरीके से स्थान को प्रभावित करेगा उसी तरीके से व्यक्ति का कार्य में भी परिवर्तन आएगा, और कार्य में परिवर्तन आएगा तो समाज का निर्माण भी उस तरीके से होगा, उस तरीके से वो सामाजिक व्यवहार भी करेगा। तो निश्चयवाद या नियतिवाद को सीधी भाषा में ये समझ लें कि नियतिवाद मतलब मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं था, मनुष्य सिर्फ प्रकृति पे ही आधारित था। प्रकृति जो उनको देना चाहे वो देती थी, प्रकृति जो उनसे लेना चाहे वो लेती थी। टेक्नोलॉजी ना होने के कारण, विज्ञान ना होने के कारण मानव जो था वो प्रकृति पे बहुत ही ज़्यादा आधारित था। लेकिन धीरे धीरे ये ख्याल नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई तकनीक के साथ बदलता गया, और आज आधुनिक समय में ये ख्याल को छोड़ के जो मानव है वो एक नए ख्याल की तरफ दौड़ने लगा, जिसे हम संभावनावाद कहते हैं। उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने देखा नियतिवाद, डिटर्मिनेशन क्या होता है, उसके ये राइटर्स हैं। उसमें हिप्पोक्रेटस, एरिस्टोटल, हेरोडोटस और स्ट्राबो ने पहले उसको बताया क्या होता है, फिर उनका ख्याल एलन सैम्पल और एडवर्ड हेडिंग्टन ने आगे चलाया। फिर उसके बाद नियतिवाद ने किस तरीके से प्रभावित किया, मानव जीवन को किस तरीके से प्रभाव में डाला, दुविधा में डाला, वो हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे संभावनावाद क्या होता है। धन्यवाद।